इस क्वेश्चन में कहा गया है कि L1 and L2 be following straight lines this and this. Suppose this line lies in the plane of L1 and L2 and passes through the intersection of L1 L2. If the line L bisects the angle between L1 and L2, you have to find the correct choice. In other words, the situation is of this type. ये है L1, ये है L2। लाइन L जो है इनके इंटरसेक्शन से होके जाती है और इस एंगल को बाइसेक्ट भी करती है। ये लाइन L हमने निकालनी है और जो आंसर आएगा उसको इससे कंपेयर कर देंगे तो L, M, अल्फा, गामा वगैरह की वैल्यू निकल जाएगी। और क्योंकि दिया हुआ है कि L बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2, तो इन दोनों लाइंस के बीच के एक्यूट एंगल के बाइसेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हम निकालेंगे और फिर वहां से मेरे को L और M की वैल्यू मिल जाएगी। ये बात आपको पता होगी कि दो लाइंस हों तो ये भी एंगल बिटवीन लाइंस है और ये भी एंगल बिटवीन सेम टू लाइंस है। तो दो लाइनों के बीच के दो एंगल होते हैं, इनमें से एक एक्यूट होता है, दूसरा ऑब्ट्यूज होता है। लेकिन दो वेक्टर्स हों, एक इस डायरेक्शन में हो, एक इस डायरेक्शन में हो, दिस इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं है, ये है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। इन बातों का आपको पता होना चाहिए। दिस आई हैव टोल्ड यू फॉर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अब आगे की बात यह है कि दो लाइंस हों और हमने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन रेशियो निकालने हों। सपोज एक के डायरेक्शन रेशियो A1, B1, C1 है, दूसरे के डायरेक्शन रेशियो A2, B2, C2 है और हमने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। तो प्रोसीजर ये है, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर को मैं A1I प्लस B1J प्लस C1 के मान सकता हूं। इसके अलोंग एक वेक्टर में A2I प्लस B2J प्लस C2 के मान लेता हूं। उसके बाद दोनों डायरेक्शंस में वो वेक्टर्स निकालो जिनकी लेंथ सेम हो। मैं दोनों के अलोंग यूनिट वेक्टर्स निकाल लेता हूं। यूनिट वेक्टर्स निकालने के लिए इसको इसके मॉड से डिवाइड करेंगे, इसको इसके मॉड से डिवाइड करेंगे, तो इन दोनों डायरेक्शंस में हमको यूनिट वेक्टर्स मिल जाएंगे। अब इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम यदि मैं n1 रखता हूं, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम मैं m2 रखता हूं। तो याद रख लो n1 प्लस m2 वेक्टर इसको बाइसेक्ट करने वाला वेक्टर होगा और इस डायरेक्शन वाला वेक्टर होगा जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। ये वाला वेक्टर n1 माइनस n2 होगा, ये वाला वेक्टर माइनस n1 माइनस n2 होगा और ये वाला वेक्टर n2 माइनस n1 होगा। ये चारों इन एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाले वेक्टर्स होंगे और यदि ये एक्यूट एंगल हुआ तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। ये भी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ही होगा, बस ये डायरेक्शन इस तरफ होगी उसकी।
और n1 प्लस n2 इस तरफ होगा। सिमिलरली ये दोनों उस केस में ऑब्टयूज एंगल बाइसेक्टर होंगे। n2 माइनस n1 इस डायरेक्शन में होगा और n1 माइनस n2 इस तरफ आएगा। और देखना कोई मुश्किल नहीं है कि किस तरफ वाला वेक्टर n2 माइनस n1 होगा और किस तरफ वाला वेक्टर n1 माइनस n2 होगा। यदि आपने वेक्टर थोड़ा बहुत भी ठीक से पढ़ा हो तो ये देखना कोई मुश्किल नहीं है। मेन बात जो मैं बता रहा हूं इसके अंदर कि ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा यदि इनके बीच का एंगल एक्यूट है। मेन बात तो बस ये बता रहा हूं कि ये वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा प्रोवाइडेड एंगल बिटवीन n1 एंड n2 इज एक्यूट। और उस केस में ये भी ऑब्टयूज एंगल बाइसेक्टर होगा और ये भी ऑब्टयूज एंगल बाइसेक्टर होगा, केवल डायरेक्शन उल्टी बनेगी। इन बातों को मैं इस क्वेश्चन में अब यूज करने जा रहा हूं। प्रेजेंट केस में एक लाइन है, ये है L1, ये है लाइन L2। फ्रॉम 1 minus 1 3 I can say n1 vector will be equal to 1 by under root 11 minus 1 by under root 11 and 2 will be equal to minus 3 by under root 11। under root 11 कहां से आया है? under root 11 इज अंडर रूट, यहां से देखो तो क्या है वो 1 स्क्वायर प्लस दैट इज, और यहां पे अंडर रूट 11 आया है यूजिंग अंडर रूट माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से यहां पे अंडर रूट 11 आया है। एंड to find the angle between n1 and n2, it is clear that cos theta is minus 3 by 11 plus 1 by 11 plus 3 by 11, that is positive number. Positive number means theta is acute, और यदि ये वाला एंगल एक्यूट है तो n1 प्लस n2 वेक्टर जो है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। एंड देयरफॉर क्लियरली n1 प्लस n2 इज इक्वल टू माइनस 11 कोमा minus 2 by under root 11 comma 4 by under root 11। ये तो है इस डायरेक्शन में वेक्टर, मतलब कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो -2 4 हम कह सकते हैं, या इसी के डायरेक्शन रेशियो हम -1 एंड 2 बोल सकते हैं, या फिर इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशियो मैं -1 2 बोल सकता हूं। मैंने √11 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 से डिवाइड कर दिया है, मतलब कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी ये मैं बोल सकता हूं। ध्यान रख लो, वेक्टर की तो डायरेक्शन होती है लेकिन लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसके अलाउंग जो वेक्टर था उसके डायरेक्शन रेशियो मैंने ये बोले, और इसलिए इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी -1 2 बोल दिए। लेकिन क्योंकि लाइन की डायरेक्शन नहीं होती है इसलिए इसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1 1 -2 होंगे। हाँ, वेक्टर होता
तो इस तरफ वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ये है, तो इस तरफ वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो 1 1 -2 कहेंगे। लेकिन लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए ये और ये दोनों सेम लाइन के डायरेक्शन रेशियो बोले जाएंगे। और इस लाइन को ध्यान में रखते हुए मैं बोल सकता हूं कि L इक्वल टू 1 है और M भी 1 है। कंपेयरिंग दिस एंड द डिनोमिनेटर LM -2, मतलब कि L की वैल्यू 1 आ गई, M की वैल्यू 1 आ गई। Hence this line becomes x minus alpha upon 1, y minus 1 upon 1, z minus gamma upon -2। क्योंकि ये लाइन इनके इंटरसेक्शन से होके जा रही है, तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन पे लाई करना चाहिए, मतलब कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब मैं इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। वैसे तो एक कॉमन सेंस ही क्लियरली दिखाई दे रहा है, इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट 101 है, क्योंकि ये y का मतलब y माइनस 0। 101 इस पे भी लाई कर रहा है, दिखाई दे रहा है कि 101 इस पे भी लाई कर रहा है। इसका मतलब हो गया ये दोनों लाइंस 101 पे कट कर रही हैं। यदि आप एडवांस लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, देखते ही आपको बोल देना चाहिए कि इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 101 है। तो मैं सपोज करते हुए कि इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 101 है, इस बात को यूज करते हुए मैं अल्फा और गामा की वैल्यू निकाल दूंगा। और यदि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना भी पड़ जाए तो कैसे निकालते हैं वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी इस सॉल्यूशन को कंप्लीट करने के बाद मैं इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रॉपर वे से भी निकालना सिखा दूंगा। क्योंकि 101 इस लाइन पे लाई कर रहा है, जो कि यहां से मैंने कंक्लूड की है। 101 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए 1 माइनस अल्फा अपॉन 1, 0 माइनस 1 अपॉन 1, 1 माइनस गामा अपॉन -2, तीनों बराबर होंगे। Hence I will get 1 minus alpha equal to -1, that is alpha equal to 2. Comparing these two, I get 1 minus gamma equal to 2, that is gamma equal to -1। और क्योंकि हमने L equal to 1, M equal to 1 तो कंक्लूड कर ही लिया था, therefore now using these values we can easily check the choices। ये क्लियर है कि A is correct, B is correct and C and D are clearly wrong। अब मैं आपको बताऊंगा कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, किसी एक लाइन को यूज करके इक्वल टू लैम्डा लिख लो, दैट इज x माइनस 1 बाय 1 y अपॉन -1 इक्वल टू z माइनस 1 बाय 3 इक्वल टू लैम्डा लिख देते हैं। तो x की वैल्यू आ गई लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा, z की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा प्लस 1। एक्स वाई जेड की वैल्यू को उस दूसरी लाइन में रख दो, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो जाए ये वाला पॉइंट इस लाइन पे तो लाई जरूर करेगा। मैं पता लगाने जा रहा हूं कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करेगा। यदि लैम्डा की वैल्यू
निकालना पॉसिबल हुआ जिससे कि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, तो इसका मतलब हो गया दोनों लाइनें कट करती हैं। यदि लैम्डा की वैल्यू निकालना पॉसिबल ना हुआ तो लाइनें कट नहीं करती हैं। इन तीनों को मैं यहाँ सेकंड लाइन में रख रहा हूँ। आई गेट लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1, that is I get lambda upon minus 3 equal to lambda upon 1 equal to 3 lambda upon 1। अब दो को इक्वेट करके लैम्डा निकालो और बाकी दोनों को इक्वेट करके लैम्डा निकालो। यदि पहले दोनों को इक्वेट करके लैम्डा जो निकलता है और दूसरे दोनों को इक्वेट करने से जो लैम्डा निकलता है, यदि लैम्डा की वैल्यू सेम निकलती है तो इसका मतलब हो गया कि लैम्डा की वैल्यू पुट करने से जो पॉइंट आएगा वो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो लैम्डा की वैल्यू सेम नहीं निकलती है तो इसका मतलब हो गया दोनों लाइनें कट नहीं करती। ये क्लियर है। Solving first two, you will get the value of lambda as 0. Solving second two, again you will get lambda equal to 0, क्योंकि lambda की वैल्यू सेम निकली है। इसका मतलब है ये दोनों लाइनें कट करती हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करने से मिल जाएगा। Hence I can say point of intersection will be 1 0 1, जो कि हमने शुरू में ही कॉमन सेंस से ही देख लिया था।